The motto of this video is not commercial, but to help those students who are poor and residing remote areas. भारत में राष्ट्रवाद भाग 2। देखिए, भाग 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि असहयोग आंदोलन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया सत्याग्रह का मीनिंग, रॉलेट एक्ट, आंदोलन कैसे बढ़ा, कैसे वो समाप्त हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्यों आवश्यक था, उसका शहरों में प्रसार कैसे हुआ, वो शहरों में समाप्त कैसे हो गया। और उसके अलावा मैंने आपको बताया असहयोग आंदोलन का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार कैसे हुआ, उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था और असहयोग आंदोलन की समाप्ति क्यों। अब इस दूसरे भाग में हम अध्ययन करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व की घटनाओं का, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद राष्ट्रवाद के प्रेरक तत्व। आइए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, राष्ट्रवाद का बढ़ता हुआ रुख। इसमें सबसे पहले देखते हैं स्वराज पार्टी, यानी कांग्रेस अब दो धड़ों में बढ़ चुकी थी। एक वह धड़ा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ असहयोग करना चाह रहा था, एक दूसरा ग्रुप ऐसा नेताओं का था जो चाह रहा था कि विधान परिषद के चुनावों में भाग लिया जाए और वहाँ पे भाग लेने के बाद ये दिखाया जाए कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा हमें कानूनी अधिकार दिए गए हैं वो कितने आधे अधूरे हैं। इस ग्रुप का नेतृत्व करने वाले थे चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। उन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। देखिए, अध्ययन करते हैं हम। कांग्रेस के कुछ नेता प्रांतीय परिषदों के चुनावों में भाग लेना चाहते थे, हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए, यानी विधान परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना कि ये परिषदें लोकतांत्रिक नहीं है, ये ज़्यादा सही रहेगा। यानी उनके उद्देश्य 3 थे। पहला, ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना विधान परिषद में रहते हुए। दूसरा, और अधिक सुधारों की मांग करना। और तीसरा, ये दिखाना कि जो ब्रिटिश सरकार ये परिषदों के माध्यम से कह रही है कि हम भारतीयों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कानून बनाने के लिए, तो उन्होंने बताया था कि ये कानून की ये परिषदें हैं, ये लोकतांत्रिक नहीं है। तो इनका ये 3 मुख्य उद्देश्य थे। देखिए, सीआर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या था वो भी मैंने समझा दिया कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की ओर वकालत करना और ये दिखाना कि ये परिषदें लोकतांत्रिक नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं साइमन कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर और 2 मार्कर के रूप में आ सकता है आपके सामने। तो देखिए, 1 मार्कर के रूप में तो यही आ सकता है, ये भारत कब आया, इसका गठन कब किया गया, साइमन कमीशन क्या था, इसके उद्देश्य क्या थे, इसका विरोध क्यों किया गया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका गठन कब हुआ। 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। वैधानिक आयोग का मतलब समझिए, 1919 का एक भारत शासन अधिनियम आया था, उसके तहत कहा गया था कि 10 वर्ष बाद ये देखा जाएगा कि भारतीय लोग अपना शासन चलाने में कितने सक्षम हो पाए हैं। इसलिए 10 वर्ष बाद एक कमीशन बैठाया जाएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा जो ये जांच करेगा कि वास्तव में भारतीय लोग अपना शासन चलाने में सक्षम हो पाए हैं कि नहीं हो पाए। लेकिन इस समय तक जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, जो भारत को आज़ाद नहीं करना चाहती थी, उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था और उसको लगता था कि 1900, क्योंकि 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था और उससे 10 साल होते 1929 में,
और 1929 से पहले 1928 में चुनाव होना था ब्रिटेन में। और वहां पे उम्मीद ये थी कि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार गिर जाएगी और लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस कंजर्वेटिव पार्टी जो इस समय सत्ता में थी, उसको लगता था कि लेबर पार्टी कहीं भारत को ज़्यादा रियायत सहूलियत ना दे दे, इसलिए उन्होंने 2 वर्ष पूर्व ही, यानी 1929 से 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में एक कमीशन बैठाया सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। और इस कमीशन का उद्देश्य क्या था, देखिए इसका कार्य या इसका उद्देश्य क्या था। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था कि भारतीय लोग कितना कानून बनाना सीख गए, कितना संविधान के बारे में सीख गए, और उसके बारे में सुझाव देने थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि शायद इसका उद्देश्य कार्य क्या था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देना। देखिए इसका आगमन कब हुआ, अब ये बात ध्यान रखिएगा, छोटा सा प्रश्न है लेकिन गलत नहीं होना चाहिए कि साइमन कमीशन कब आया, 1928 में आया भारत, और इसका गठन कब हुआ, 1927 में। तो ये दोनों प्रश्न ध्यान से पढ़ने हैं कि गठन के बारे में आए तो 1927 में, और साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 1928 में। देखिए विरोध क्यों हुआ, अब ये भी प्रश्न एक महत्वपूर्ण है, 1 मार्कर के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। क्योंकि इसके अंतर्गत 7 सदस्य थे, 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए इसका भारत में विरोध हुआ। देखिए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे, और अंग्रेज लोग भारत में निष्पक्ष रूप से ये कैसे अध्ययन कर सकते हैं कि भारतीय अपना शासन चलाने में कितना सक्षम हुए, इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता था। देखिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया और गो बैक साइमन के नारे लगाए, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, इसके नारे लगाए गए सभी जगह। और एक बड़ी घटना घटी पंजाब में, जहां पे लाला लाजपत राय ने के नेतृत्व में इसका विरोध किया जा रहा था, और वहां पे पुलिस के डंडों से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, क्योंकि उनकी बहुत गंभीर चोट आ गई थी, और गंभीर चोट के कारण बाद में उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुई थी। अब हम देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली क्या है, इस अधिवेशन का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था 31 दिसंबर 1929 तक का, कि इस समय तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए, नहीं तो हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, देशव्यापी आंदोलन। 1930 को फिर 26 जनवरी 1930 को क्या बनाया गया, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए अध्ययन करते हैं। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये 1 मार्कर के रूप में भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ ये अधिवेशन, दिसंबर 1929 में, और इसमें पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस का जो नारा दिया गया, इसको औपचारिक रूप से मान लिया गया कि अब भारतीयों को पूर्ण रूप से स्वराज दे दिया जाना चाहिए। इससे पूर्व भारतीय लोग किसकी मांग कर रहे थे, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस। अब इसको समझिए, डोमिनियन स्टेट्स क्या है, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें भाई भारतीय अपना शासन चलाएं और नाम ब्रिटेन की महारानी का रहे। लेकिन अब भारतीयों ने कहा नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी हम ही शासन करेंगे और हमारा ही शासन रहेगा, ब्रिटिश सरकार से हमारा कोई नाता नहीं रहेगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है लाहौर अधिवेशन, क्योंकि इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। देखिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसमें ये निर्णय लिया जाएगा,
और उस दिन सभी लोग पूर्ण स्वराज की शपथ भी लेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए बाद के वर्षों में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, जब तक कि 15 अगस्त को वास्तविक रूप से भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली। अब देखिए गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। गांधी जी ने अब गांधी जी समझ चुके कि एक बड़ा आंदोलन आरंभ करने का वक्त आ चुका है। गांधी जी अपने आप में बहुत दूरगामी नेता थे, बहुत दूरगामी सोच रखने वाले नेता थे। इन्होंने सोचा कि अगर सीधा संघर्ष करेंगे तो हम संघर्षकर्ता कहलाएंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके सामने 11 अपनी मांगे रखी और इसमें ऐसी मांगे रखी जिनको ब्रिटिश शासक आरंभ स्वीकार कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने ऐसी मांगे रखी उद्योगपतियों से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड और भारतीय लोगों से रिलेटेड। तो वो जानते थे कि ब्रिटिश सरकार इसको स्वीकार करेगी नहीं, और जब स्वीकार नहीं करेगी तो गांधी जी ने कहा था कि या तो आप ये 11 मेरी मांगे हैं वो 11 मार्च तक मान लीजिए, और अगर आप नहीं मानोगे तो फिर मुझे मजबूरन होकर असहयोग आंदोलन नहीं, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना पड़ेगा। देखिए ये 11 सूत्रीय मांग गांधी जी ने रखी 31 जनवरी, यानी जनवरी के अंतिम दिन को, 31 जनवरी 1930 को। देखिए 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के लिए एक खत लिखा। इस खत के अंतर्गत उन्होंने 11 मांगे रखी अपनी। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। 31 जनवरी 1930 को रखा था ये। इसके अंतर्गत कुछ मांगे सामान्य थी, यानी किसानों से रिलेटेड थी, कुछ मांगे उद्योगपतियों से रिलेटेड थी। तो इस टाइप की कुछ मांगे थी, लेकिन वो ये जानते थे कि इन मांगों को ब्रिटिश सरकार के लिए मानना संभव नहीं होगा। उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया इसके अंतर्गत कि 11 मांगों को 11 मार्च तक मानना जरूरी है। 11 मार्च 1930 तक, अगर यहां तक नहीं मानेंगे तो फिर मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दूंगा। इन सभी 11 मांगों में सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या थी? नमक कर को समाप्त करने की। अब देखिए वो गांधी जी भारतीय जनमानस को जानते थे, बहुत अच्छी तरीके से उस पर पकड़ थी। तो वो जानते थे कि नमक पे जो कर लगा रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एक ऐसा कर था जो छोटे से छोटे गरीब किसान से लेके अमीर से अमीर व्यक्ति को देना पड़ता था, और कहीं ना कहीं उन्होंने इसको ही मुद्दा बनाया और इस मुद्दे को लेके पूरे भारत में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया। देखिए महात्मा गांधी द्वारा इरविन को पत्र एक प्रकार की चेतावनी थी। चेतावनी कैसे थी? देखिए उन्होंने लिखा था अगर 11 मार्च तक उनकी बातें नहीं मानी गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस आरंभ कर देगी, छेड़ देगी। कहीं ना कहीं गांधी जी को एक बहाना चाहिए था, लेकिन वो स्वयं आक्रमणकारी सिद्ध नहीं होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पहले क्या रखी? 11 मांगे रखी। वो जानते थे कि ब्रिटिश सरकार कभी मानने वाली नहीं है, तो उनको बहाना मिल जाएगा कि हमने तो आंदोलन इसलिए छेड़ा क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या नहीं कर रही है, हमारी बातें नहीं मान रही है। इरविन झुकने वाले नहीं थे, झुकने को तैयार नहीं थे, और गांधी जी अपनी जो इच्छा थी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की, उसमें सफल रहे। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? गांधी जी ने 12 मार्च को, अब 11 मार्च की डेडलाइन निकल चुकी थी, 12 मार्च को अपने विश्वसनीय 78 वॉलेंटियर्स अपने साथी लोगों के साथ नमक यात्रा शुरू की। ये नमक यात्रा कहाँ से चालू हुई? गांधी जी के साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक। दांडी सूरत के निकट है, समुद्री तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है, वहां तक की 240 मील लंबी यात्रा आरंभ की, किलोमीटर लंबी यात्रा आरंभ की। और इस यात्रा को प्रतिदिन 10 किलोमीटर के साथ चला गया और लगभग 24 दिन बाद ये यात्रा पूरी हुई 6 अप्रैल 1930 को। देखिए यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से आरंभ हुई और वहां से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गांव में जाकर पूरी होनी थी।
गांधी जी की टोली लगभग 24 दिन लगातार लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय किया और 24 दिनों में 240 किलोमीटर पूरा करने के पश्चात, सफर पूरा करने के पश्चात दांडी पहुंचे। कौन से? 6 अप्रैल को। ये बात ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्हें समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना आरंभ किया और इस तरीके से उन्होंने नमक बनाने के कानून का उल्लंघन किया। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने 12 मार्च को सविनय आंदोलन की शुरुआत की और ये कानून तोड़ा है 6 अप्रैल को। यानी लगभग 24 दिन के अंतर्गत इन्होंने गांव गांव जाते हुए भारतीय लोगों को, इनके साथ आरंभ में केवल 78 लोग थे, लेकिन जब ये आंदोलन यानी अपने चरम पे पहुंचा, 24 दिन बाद जब ये कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे, तो इनके साथ लगभग 50,000 से 1 लाख लोग थे जो वहां पे एकत्रित थे गांधी जी का साथ देने के लिए। यानी पूरे जनमानस को उन्होंने अपने साथ इकट्ठा कर लिया था। देखिए यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। देखिए ये भी बात समझने योग्य है कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है केवल, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा था। इसलिए वो मानते थे कि अगर हम अंग्रेजों का असहयोग करेंगे तो ब्रिटिश सरकार का जो शासन है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने कहा था हमें असहयोग तो करना ही करना है, लेकिन अब हमें जो गैर कानूनी कानून है, ऐसे कानून जो गैर मतलब न्यायपूर्ण है, ऐसे कानूनों का विरोध भी करना है, उनका उल्लंघन भी करना है। तो गैर कानूनी कानून है उनका हमें क्या करना है? उल्लंघन करना है। देखिए इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया। उन्होंने कहा भाई ऐसे कानून जो भारतीय लोगों के साथ अत्याचारपूर्ण है, जो अन्यायपूर्ण है, उन सभी कानूनों का उल्लंघन किया जाएगा। तो इसमें सहयोग करने के साथ साथ क्या शामिल था? कानूनों का उल्लंघन भी शामिल था। ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ये किससे भिन्न था? असहयोग आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत कार्यक्रम कौन कौन से थे? देखिए लगभग कार्यक्रम वही लगभग सब हैं। इसमें एक कार्यक्रम और शामिल है, वो है नमक कानून का तोड़ना। बाकी के वही सारे बहिष्कार आंदोलन शामिल है, स्वदेशी आंदोलन शामिल है, पिकेटिंग शामिल है, तो वही सारे कार्यक्रम है। तो इसलिए अगर प्रश्न आ जाए तो नमक कानून को तोड़ने के अलावा बाकी के सारे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ सारे आप असहयोग आंदोलन के पॉइंट भी लिख सकते हो। देखिए देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विभिन्न प्रकार के सरकारी नमक कारखानों पर प्रदर्शन किए। पहला पॉइंट तो ये जोड़ दीजिए, क्योंकि नमक की यात्रा से ही ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर देखिए आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की जाने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदार कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांवों में जो तैनात कर्मचारी थे, चौकीदार थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे, यानी आदिवासियों ने भी जंगल में जो उनके पारंपरिक कानून, उनके पारंपरिक अधिकार छीने गए थे, उन अधिकारों के लिए उन्होंने क्या किया? कहीं ना कहीं वन कानूनों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। वे लकड़ी बीनने लगे, मवेशियों को चराने लगे और आरक्षित वनों में घुसने लगे। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में आप ध्यान रखिएगा। एक तो नमक कानून को तोड़ना, पहला पॉइंट। दूसरा आप बहिष्कार आंदोलन सब लिख सकते हो, विद्यार्थियों ने वही काम किया, वो समझ चुके थे विद्यार्थी। देखिए एक बार आंदोलन चला लिया था गांधी जी ने, तो अब उनको ज्यादा लोगों को गाइड करने की आवश्यकता नहीं थी। विद्यार्थी समझ चुके थे उनको स्कूलों का बहिष्कार करना है, वकीलात का बहिष्कार करने लगे, विधान परिषदों का भी बहिष्कार किया गया, बहुत सारे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई महिलाओं द्वारा,
किसानों ने लगान और चौकीदारी कर करने चुकाने से इनकार कर दिया। गांवों में जो चौकीदार थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा आदिवासियों ने भी वन कानूनों का उल्लंघन किया। तो ये सभी कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शामिल थे। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन कैसे किया गया इस आंदोलन का। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेसी नेता जो भी बड़े बड़े नेता थे वो सारे के सारे गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव भी हुए। देखिए 1930 में, अप्रैल 1930 में गांधी जी के सबसे समर्थित एक साथी थे जो पाकिस्तान के क्षेत्र में थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको जब गिरफ्तार किया गया तो इनके साथ एक बहुत बड़ा समर्थकों का समूह था। तो गुस्साई भीड़ ने क्या किया, सशस्त्र बस्तर बंद जो गाड़ी थी पुलिस की, उन पर, उनके सामने और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई थी भीड़। बहुत सारे लोग मारे गए थे और खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने पुलिस का और ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। इसी तरीके से देखिए महीने भर बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सोलापुर के जो मजदूर थे, औद्योगिक मजदूर, ने अंग्रेजी शासन के प्रतीक जितने भी थे पुलिस चौकियों पर हमला किया, नगर पालिका भवनों पर, अदालतों पर, रेलवे स्टेशनों पर हमला आरंभ कर दिया। यानी जहां पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत जैसे अब्दुल गफ्फार खान थे, तो उनके गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। ऐसे ही गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने भी जो पुलिस की गाड़ियां, पुलिस चौकियों पर, रेलवे स्टेशनों पर, सभी जगह पर हमला करना आरंभ कर दिया। भयभीत सरकार ने निर्बंध दमन का रास्ता अपनाया। लोगों का ऊपर अत्याचार किया जाने लगा, सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों बच्चों को मारा पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कारण गांधी जी ने आखिरकार, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार भी जान रही थी कि इतने बड़े आंदोलन की उसको उम्मीद नहीं थी जो गांधी जी ने अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व के आधार पर खड़ा कर लिया था। लाखों लोग भारत की सड़कों पर इकट्ठा थे, ब्रिटिश सरकार के विरोध में सामने आमने सामने हो रहे थे। तो इतना अधिक उम्मीद इरविन को भी नहीं थी कि इतना व्यापक आंदोलन गांधी जी खड़ा कर देंगे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाहती थी कि कोई समझौता हो जाए, और गांधी जी भी इस जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दमन किया जा रहा था सत्याग्रहियों का, इससे दुखी हो गए थे। तो गांधी जी भी चाहते थे कि कोई समझौता हो जाए। आखिरकार गांधी और इरविन एक साथ दोनों एक समझौते पर तैयार हुए। यह समझौता गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। आपसे वन मार्कर के रूप में पूछा जा सकता है यह समझौता कब हुआ। देखिए 5 मार्च 1931 को, ये डेट याद रखिएगा, वन मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ समझौते पर एक हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत 2 बातें हुई। एक बात अंग्रेजों की मानी गई और एक कांग्रेस की। अंग्रेजों ने कहा भाई कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लोगे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस क्या कर चुकी थी, बहिष्कार कर चुकी थी। इसलिए एक और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना आरंभ स्वीकार किया, जिसके अंतर्गत गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। दूसरी ओर अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के जो सत्याग्रही थे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार किए थे, उनको छोड़ने पर सहमति जता दी थी। देखिए इस समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। उन्होंने कहा हाँ भाई, मैं कांग्रेस की तरफ से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में होगा उसमें क्या लूंगा, हिस्सा लूंगा। दूसरी ओर सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी। जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिन भी कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, उनको छोड़ने पर सहमति जता दी थी। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत कौन कौन से समझौता हुआ,
तो समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। और क्या क्या हुआ इसमें आपको ध्यान रखना है। अब एक आता है HSRA। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। देखिए यहां से भी आपके लिए वन मार्कर आ सकता है। 1928 में दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला मैदान में, जहां पे आज क्रिकेट का स्टेडियम है बड़ा, दिल्ली के अंतर्गत, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। तो वन मार्कर के रूप में ये आ सकता है। HSRA की स्थापना कब हुई? 1928 में। कहाँ पे हुई? दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला में। देखिए इसके नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह थे, जतिन दास थे, अजय घोष थे। ये इसके प्रमुख नेता थे HS आर्मी के। और ये देश के विभिन्न भागों में कार्रवाई करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। ये बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा संघर्ष के रास्ते पे चल रहे थे। ये गांधी जी के अहिंसक जो विचारों से ज़्यादा प्रभावित नहीं थे ये आर्मी। इन्होंने कहीं ना कहीं बंदूक का जवाब बंदूक से देने का ठाना था, ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठानी थी। अब हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन किन सामाजिक समूहों ने इसमें भाग लिया था। पहला हम देखते हैं गांवों में संपन्न किसान समुदाय, यानी गांवों के जो धनिक किसान समुदाय थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। देखिए गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट इस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई इन्होंने। कारण क्या था? देखिए दोनों ही व्यावसायिक फसलों की खेती करते थे। व्यावसायिक फसलों में यानी गन्ना आती है आपकी, इस टाइप की, नील की खेती इस टाइप की आती है। तो करने के कारण व्यापार में मंदी थी, यानी फसलों की कीमतें ज़्यादा नहीं मिल रही थी और गिरती हुई कीमतों से वो बहुत अधिक परेशान थे। जब उनकी नगद आय कम होने लग गई तो सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। वो चाहते थे कि लगान में कमी की जाए, लेकिन सरकार लगान कम करने के लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से संपन्न किसानों ने, जो खासकर गुजरात में कौन है? पाटीदार किसान हैं, और उत्तर प्रदेश में जाट हैं, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो पहला वर्ग ये था। दूसरा वर्ग हम देखते हैं वो है आपके गरीब किसानों का। अब देखिए गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, यानी लगान में कमी तो वो चाहते ही थे, इसके अलावा वो क्या चाहते थे? उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना होता था उसे भी माफ कर दिया जाए। यानी गरीब किसान थे वो जमींदारों की जमीन पर खेती करते थे और उनको एक हिस्सा देते थे, लेकिन चूंकि जमीन पर जो फसल थी उसकी पैदावार ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो ये भाड़ा था वो लगातार बढ़ता जाता था। तो वो एक तो ये चाहते थे लगान कम किया जाए, पहली इनकी डिमांड, और दूसरी इनकी डिमांड थी कि जो भाड़ा था उसे माफ कर दिया जाए जो जमींदारों को इनको चुकाना था। देखिए इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया। रेडिकल कहते हैं अतिवादी को, खासकर समाजवादी और कम्युनिस्ट। ये क्या है? सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते हैं, यानी हिंसक गतिविधियों में विश्वास रखते हैं। तो ये हिंसा के माध्यम से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। इसलिए इन गरीब किसानों ने, जब किसान कांग्रेस इनसे अलग रही गरीब किसानों से, क्योंकि कहीं ना कहीं जमींदार वो वर्ग था जो किस कांग्रेस को फंडिंग किया करता था, पैसा दिया करता था आंदोलनों में, इसलिए कांग्रेस ने गरीब किसानों को सपोर्ट करने से थोड़ी सी दूरी बनाई। देखिए अमीर किसानों और जागीरदारों की नाराजगी की वजह से कांग्रेस ने भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने से हिचकिचाती थी, इसलिए इसने अपनी दूरियां बना ली थोड़ी सी इसको। तो हालांकि गरीब किसानों की इसमें भागीदारी तो रही सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और उनका मूल उद्देश्य लगान में कमी और भाड़े में माफी का उद्देश्य था। तीसरा जो वर्ग हम देखते हैं वो है व्यवसायी वर्ग और उद्योगपतियों का वर्ग। ये उस समय धीरे धीरे भारत में छोटे छोटे उद्योग डेवलप हो रहे थे। ये चाह रहे थे कि औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया जाए, कि जो ब्रिटिश सरकार भारतीय उद्योगों को फायदा नहीं पहुंचाती थी और ब्रिटिश उद्योगों को सपोर्ट करती थी, इस जो औपनिवेशिक नियंत्रण था इसका विरोध किया जाए। और इसलिए उन्होंने
सिविल नाफरमानी आंदोलन यानी सिविल सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, उद्योगपतियों ने यानी पैसे से सहायता दी आंदोलन को, और आयातित वस्तुएं जो विदेशी वस्तुएं थी उनको खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया। तो पहला वर्ग हो गया संपन्न किसानों का, दूसरा वर्ग हो गया गरीब किसानों का, तीसरा वर्ग हो गया व्यावसायिक वर्ग और उद्योगपतियों का। अब चौथा वर्ग देखिए जो जिसने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, वो है औद्योगिक श्रमिक किसानों का। यानी औद्योगिक क्षेत्र में जो श्रमिक वर्ग थे उन्होंने, एक्चुअली में औद्योगिक वर्ग में जो श्रमिक थे वो काफी हद तक तो अलग रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नागपुर में जरूर इनकी सक्रिय भागीदारी दिखाई देती है। देखिए औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा कहीं भी बहुत अधिक हिस्सा में भाग नहीं लिया। नागपुर में जरूर सक्रिय भागीदारी दिखाई देती है। देखिए कब कब, 1930 में रेलवे के कामगारों की, 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। इसके अलावा 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों की हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों में, बहिष्कार आंदोलनों में हिस्सा लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटा नागपुर के अंतर्गत टिन खानों के जो मजदूरों ने गांधी जी का सपोर्ट किया। तो चौथा ये वर्ग हो गया। और पांचवा वर्ग कौन सा था? पांचवा वर्ग था महिलाओं का। देखिए महिलाओं का सिविल नाफरमानी आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो पांचवा वर्ग था भाग लेने वाला, वो महिलाओं का था, औरतों का था। देखिए उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों को जलाया और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की। यानी महिलाओं का इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई, उन्होंने सभी के साथ जेल की यात्राएं भी की। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में धनिक जो किसान थे उनके परिवार की महिलाएं सक्रिय थी। देखिए ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान यानी धनिक किसानों के परिवार की महिलाएं इस आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। तो पांचवा वर्ग किसका है? महिलाओं का। चौथा वर्ग किसका है? औद्योगिक श्रमिक वर्ग का। तीसरा वर्ग हमने बताया था उद्योगपतियों का, व्यापारी वर्ग का था। दूसरा वर्ग था गरीब किसानों का, और पहला वर्ग किसका था? धनिक किसानों का। अब हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की कमी क्या थी। देखिए सीमाएं को भी कहते हैं कमियां। क्या कमियां थी इस आंदोलन की, तो उसके बारे में देखते हैं हम। पहला क्या था कि इस आंदोलन के अंतर्गत दलितों की हिस्सेदारी बहुत सीमित थी। इन्होंने ज्यादा अधिक भाग नहीं लिया। कारण क्या था? ये दलित वर्ग के जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में गांधी जी के नेतृत्व को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि वास्तव में गांधी जी उच्च वर्ग को सपोर्ट करते हैं, जबकि वास्तव में सच्चाई में ऐसा नहीं था। फिर भी दलित वर्ग ने इस आंदोलन से अपनी दूरी बनाए रखी। दूसरा था मुस्लिम वर्ग, मुस्लिम संगठनों ने, मुस्लिम जो राजनीतिक संगठन थे उन्होंने भी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या किया? ज्यादा सहयोग नहीं दिखाया। तो आप ध्यान रखिएगा, दो वर्गों ने, दलित वर्ग ने और मुस्लिम वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से काफी दूरियां बनाए रखी। अब हम देखते हैं अलग अलग समूह ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे पैदा किया। एक देश में मैंने बताया राष्ट्रवाद क्या है? एक अमूर्त और मनोवैज्ञानिक भावना है जो देश के लोगों के बीच में एकता के सूत्र में बांधती है, उनके बीच में अपनेपन का भाव प्रकट करती है। वही राष्ट्रवाद की भावना है। तो ये राष्ट्रवाद की भावना कैसे विकसित हुई अलग अलग समूहों के बीच में, उसके हम कुछ कारण देख लेते हैं। देखिए सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्ष जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसके चलते पैदा हुई थी। विभिन्न प्रकार के संयुक्त संघर्षों में, जैसे रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, खिलाफत, सविनय अवज्ञा, खिलाफत, सविनय अवज्ञा, इन सभी आंदोलनों के दौरान लोगों के बीच में एक सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा हुई। पहला राष्ट्रवाद की भावना विकास का कारण। दूसरा देखिए हमारा जो साहित्य था, इतिहास और साहित्य था, उसने
लोक कथाएं, गीतों ने, चित्र प्रतीकों ने राष्ट्रवाद को साकार करने में मदद दी। भारत माता के चित्र बनाए गए, तिरंगा झंडा प्रतीक के रूप में, वंदे मातरम, जनगण मन, ये जो सारी चीजें थी, हम सबका एक जैसा इतिहास, इसने लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना बनाई। तो दूसरा फैक्ट ये हो गया। तीसरा, 19वीं शताब्दी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने, जो नेता थे, उन्होंने भाट और चारणों द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना, यानी उनको इकट्ठा करना चालू कर दिया। तो लोक कथाओं के माध्यम से भी लोगों में सामूहिक अपनेपन की या राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। देखिए, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए विभिन्न तरीके के चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग करने लगे, जिससे भी ज्यादा लाभ क्या हो गए, जागरूक हो गए। तो इसमें ये पहले ही आ गए चिन्ह और प्रतीक वाली बात। अंतिम रूप से इतिहास की पुनर्व्याख्या की। ब्रिटिशर्स कहते थे कि भारतवासी खुद का शासन चलाने में समर्थ नहीं। तो जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने बताया कि कैसे अशोक के काल में बहुत लंबा विस्तृत साम्राज्य रहा है भारत का, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, समुद्रगुप्त के काल में, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो ये जो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े, हर्षवर्धन के काल में, तो काफी सारे इतिहास की पुनर्व्याख्या की और इसमें बताया कि वास्तव में भारतीयों को अपना शासन चलाना आता है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे। पहला, सामूहिक आंदोलनों के चलते राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। विभिन्न प्रकार के इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र प्रतीकों के माध्यम से हुआ। विभिन्न जो भाट चारणों द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाओं के माध्यम से, इसके अलावा विभिन्न प्रतीक चिन्हों के माध्यम से और इतिहास की पुनर्व्याख्या के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। तो अब ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने वाले तत्व कौन कौन से? भारत में राष्ट्रवाद की भावना, तो यह राष्ट्रवाद की भावना का ही दूसरा शब्द है सामूहिक अपनेपन की भावना। राष्ट्रवाद की भावना का विकास कैसे होता है? तो विकास के कारक कौन है? कारक, यह शब्द ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं क्योंकि अभी 10वीं क्लास है, तो इसलिए आप तो यही बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न आता है कि अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास कैसे किया, तो आपका आंसर ये 5 पॉइंट रहेंगे। अब देखते हैं हम कुछ 1 मार्कर्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड है और महत्वपूर्ण है, जो आपके सामने आ सकते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रवाद से रिलेटेड 1 मार्कर। पहला, भारत माता की विख्यात छवि का चित्रण किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर। 1 मार्कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत माता की विख्यात एक चित्र बनाया था, वो किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा देखिए, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में इन्होंने अपने आनंद मठ नाम के एक उपन्यास में इसको शामिल किया। देखिए, बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आनंद मठ किसका उपन्यास है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। तो ये भी एक 1 मार्कर है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से तमिल जो लोक कथाएं, तमिल भाषा की जो छोटी छोटी कहानियां हैं, उनको 4 खंडों में प्रकाशित किया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, द लॉक फोर्स ऑफ द सदर्न इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा? नटेशा शास्त्री ने। इधर आनंद मठ किसने लिखा या वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारत माता की छवि का चित्रण किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अब देखिए, एक प्रश्न 1 मार्कर के रूप में यह भी आ सकता है कि दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका? दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसके अधीन ये कार्रवाई संपादित की गई थी। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधान परिषद थी, उसमें बम फेंका था। देखिए, भगत सिंह ही कहा करते थे कि वे बम और पिस्तौलों की उपासना नहीं करते, बल्कि वे समाज में क्रांति चाहते हैं। वो समाज में क्रांति लाना चाहते थे, समाज को
देश की स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते थे। एक और इम्पॉर्टेंट है, पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों को संगठित करने के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। आप ध्यान रखिएगा, ये पहले बोर्ड में आ चुका है वन मार्कर में कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कब की? 1930 में। दलित वर्ग एसोसिएशन इसको हिंदी में कहा जाता है। कई बार इंग्लिश में भी पूछ लेता है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो आपको इंग्लिश में भी इस शब्द को ध्यान रखना है। देखिए पूना पैक्ट वन मार्कर के रूप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ और कब हुआ? पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ, पहला तो बी आर अम्बेडकर के बीच में। और कब हुआ? सितंबर 1932 को। तो ये दोनों ही फैक्ट आप याद रखिएगा कि पूना पैक्ट कब कब और किस किस के बीच में हुआ? गांधी जी अंबेडकर के बीच में, सितंबर 1932 में। इसके अंतर्गत क्या पैक्ट हुआ था वो देख लेते हैं हम। पहली चीज, इसके अंतर्गत दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। ये एक्चुअली एक कम्युनल अवार्ड आया था, सांप्रदायिक पंचायत जिसे बोलते हैं, उसके अंतर्गत क्या किया गया था कि दलित वर्ग को भारतीयों से, हिंदुओं से अलग करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया और उसके अंतर्गत दलित वर्ग को क्या दे दी गई थी? सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, पृथक निर्वाचन मंडल दे दिए गए थे। तो उसके स्थान पर ये चीज गांधी जी और अंबेडकर ने कही कि भाई ऐसा है, दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभा में आरक्षित सीट दे देंगे, लेकिन उनका जो निर्वाचन होगा वो साधारण सीटों से होगा, पृथक सीटों से नहीं होगा। देखिए पहली बात तो ये आरक्षित सीटें मिल गई, और दूसरी बात क्या कही कि उनके मतदान के लिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्र ही रहेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये दो चीजें इस पैक्ट में हुई। पहली, दलित वर्गों के लिए या दलित वर्गों के लिए प्रांतीय केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिली, और दूसरा इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य निर्वाचन मंडल। पहले क्या व्यवस्था थी? पृथक निर्वाचन मंडल। इस पृथक निर्वाचन मंडल का क्या मतलब था कि इसके अंतर्गत दलित ही चुने जाएंगे और दलित ही उनको वोट देंगे, लेकिन सामान्य निर्वाचन मंडल में दलित चुने जाएंगे लेकिन इसमें सभी वर्ग के लोग वोट देंगे, जैसा आज के चुनावों में होता है। तो ये बात इसमें दोनों के बीच में सहमति बनी और ये पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वन मार्कर के रूप में, जो पहले भी शायद एक बार पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना की गई है, इंडियन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई? 1920 में। अगला प्रश्न आया है पहले बोर्ड में, 1927 में फिक्की की स्थापना हुई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसको फिक्की बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग परिसंघ। इसकी स्थापना 1927 में हुई है। तो पहले वन मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अभी नहीं पूछा गया है, काफी दिन पहले, काफी साल पहले पूछा गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 में। और इंडियन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। देखिए ये हमने देख लिया था, 1918-19 में बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं, और बाद में अवध में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें भी नेतृत्व करते हैं। किसका? उत्तर प्रदेश के किसानों का। अप्रैल 1919 में हमने देखा रौलट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़तालें हुई, और 13 अप्रैल, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 में कौन सी डेट थी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ, ये मैंने पहले भी बताया था वन मार्कर में। फरवरी 1922 में चोरी चौरा हत्याकांड हुआ और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ये भी वन मार्कर के रूप में पूछा जा सकता है आपसे। मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी हुई, 2 वर्ष तक इनके खिलाफ जो इनका आंदोलन चल रहा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष, वो समाप्त हो गया। दिसंबर 1929, ये हमने देखा लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को यहाँ पे स्वीकार किया। मार्च 1931
गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हैं और गांधी रिबन पैक्ट करते हैं, ये हमने ध्यान दिया था। अब देखिए दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस की तरफ से किसने पार्ट लिया? गांधी जी ने। और लास्ट में हम देखते हैं 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये ईयर कभी भी पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ कब हुआ? 1932 में। हालांकि ये ज़्यादा सफल नहीं रहा, बाद में गांधी जी ने इसको वापस भी ले लिया, लेकिन कई बार पूछा जा सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ कब हुआ? 1932 में। यहाँ पे आपका ये वीडियो भी समाप्त होता है। मेहनत करते रहिए, डू हार्ड वर्क, टेक केयर एंड गुड लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को लाभ मिल सके और वो बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।